तो लास्ट वाली क्लास में हमने एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला देख लिया था, राइट। तो दो स्ट्रेट लाइन अगर उनके स्लोप दे रखे हैं तो उनके बीच में एंगल का फॉर्मूला हमने निकाला tan थीटा। अच्छा, हमने यहाँ मॉडुलस लगा लिया था, यानी हम एक्यूट एंगल का कैलकुलेशन कर रहे हैं। m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अच्छा, दूसरा एंगल निकालने के लिए आप यहां से थीटा निकालना और पाई माइनस थीटा कैलकुलेट कर लेना, आपको दूसरा एंगल मिल जाएगा। ये लाइन के बीच में दो एंगल्स हैं, अगर ये थीटा है तो दूसरा पाई माइनस थीटा होगा। तो मैं अभी एक्यूट एंगल का कैलकुलेशन कर रहा हूं। दूसरा एंगल आप बच्चे पाई माइनस थीटा से निकालेंगे। और इसके बाद आपने दो और बातें देखी थी, अगर दोनों लाइंस पैरेलल हो जाएं, ये मान लिया L2 स्ट्रेट लाइन और ये L1, तो L1 अगर L2 के पैरेलल है तो बच्चे दोनों लाइन का स्लोप बराबर होगा। और दूसरी बात आपने पिछली क्लास में ये करी थी कि अगर L1 और L2 परस्पर परपेंडिकुलर हो जाएं तो M1 और M2 के स्लोप का जो प्रोडक्ट था दैट विल बी -1। तो यहां पे ये सवालों से स्टार्टिंग करते हैं। क्वेश्चन है बच्चे, इफ पॉइंट्स अल्फा कॉमा 2, 3,4, 5,7 आर कोलिनियर, then what will be alpha? तो बहुत ही सीधा सवाल है, गौर करना। यहां पे तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं। कोलिनियर का अर्थ है बच्चे क्या चीज? एरिया आप जीरो कर सकते हो, सेक्शन फॉर्मूले से भी कर सकते हो, बट अब आप स्लोप से करो। तो अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं तो आप देखो स्लोप वाला मेथड कैसे यूज करेंगे। यानी आपके पास तीन पॉइंट्स हैं, वो सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं। एक पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट अल्फा कॉमा 2 है, ये ए मान लेते हैं। दूसरा पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट 3,4 है, इसको मैं बी मान लेता हूं। और बच्चे तीसरा पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट 5,7 है, इसको मैं सी मान लेता हूं। क्योंकि ये तीनों लाइन सेम, तीनों पॉइंट सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं, इसका अर्थ ये है बच्चे कि जो ए बी सेगमेंट का स्लोप होगा वही स्लोप बीसी सेगमेंट का भी होगा, राइट। तो आप यहां पे ये वाली बात यूज कर सकते हैं कि स्लोप ऑफ ए बी विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ सेगमेंट बी सी। तो फटाफट लिखिए यहां पे स्लोप का फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। BC के स्लोप का अर्थ है फिर से y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 आप कर दीजिए। तो बच्चे 2 अपॉन 1 इक्वल टू, यहां पे 3 डिवाइडेड बाई 2 आएगा। अच्छा, मैंने गलत कर दिया, यहां पे 3 माइनस अल्फा है, सॉरी, और यहां 2 आएगा। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो साथी, तो 3 माइनस अल्फा तुम्हें मिल जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 3 के इक्वल, और अल्फा आ जाएगा 3 माइनस 4 बाई 3 यानी 5 अपॉन 3। आप इस तरीके से अल्फा को कैलकुलेट करेंगे। अब देखो यहां पे एक और सवाल मैं सेट करता हूं, बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम है। देखो बच्चे, मैं ये कहता हूं, इफ लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स a, 2 and
1,3 is perpendicular to line joining point points 1, B and 2, 1. Then what will be graph of V वर्सेस A? B और A के बीच में तुम्हें ग्राफ बतलाना है। कैसा हो ग्राफ दिखेगा, ड्रॉ करने। तो देखो ये बहुत सीधा सवाल है। सबसे पहले आप परपेंडिकुलर वाली कंडीशन यूज कर लो। तो यहां पे ऐसा दिया गया है कि दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है वो बच्चे दो पॉइंट आप यहां पे लिख लीजिए, A,2 और अगला पॉइंट है बच्चे 1,3। इन दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है दैट विल बी परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट्स, राइट। इनके ये परपेंडिकुलर है, ऐसा दिया हुआ है। तो बच्चे ये पॉइंट आपका है 1, B और यहां पे पॉइंट है 2, 1। तो अब आपको ये बात पता है, अगर ये लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो आप कह सकते हैं भाई दोनों के स्लोप का जो प्रोडक्ट है दैट विल बी -1। तो आप दोनों का स्लोप निकालो, प्रोडक्ट -1 कर दो। तो देखो बच्चे 3 - 2, ये मैं ए बी का स्लोप निकाल रहा हूं और ये सी डी कह लेते हैं अभी। तो 3 - 2 अपॉन 1 - a इंटू यहां पे स्लोप का फॉर्मूला 1 - b अपॉन 2 - 1 इक्वल्स -1। तो बहुत ही सीधा सवाल है। 3 - 2 1 यानी 1 - b अपॉन 1 - a दैट विल बी -1, राइट। तो 1 - b आएगा बच्चे -1 प्लस a, यानी a प्लस b कितना आ गया 2। a प्लस b आ गया 2। b वर्सेस a का ग्राफ बनाना है। तो b को y एक्सिस पे और a को x एक्सिस पे ले लो। b प्लस a इक्वल टू 2, कुछ ऐसा बनेगा। इतने ग्राफ तो आपको आते हैं। मींस a और b पॉइंट्स इस लाइन पे कहीं घूम रहे होंगे। तो a और b में रिलेशन आएगा, नॉट a, b पॉइंट। लिख लो आप हेडिंग नेक्स्ट, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। अच्छा वैसे आपने भी हेडिंग स्ट्रेट लाइन नहीं लिखी ना, अब हेडिंग लिख लो स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन हेडिंग लिखो स्ट्रेट लाइन। तो यहां से भाई अपना ये मेन चैप्टर स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले लाइन को डिफाइन करते हैं। लाइन कैसे फॉर्म होता गौर करना आप। अगर बच्चे कोई भी पॉइंट एक फिक्स स्लोप के अलोंग मूव करे, फिक्स ग्रेडियंट के अलोंग मूव करे, तो उस पॉइंट के चलने से लाइन बन जाता है। ये बात आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि लाइन जो भी होता है उसमें लेंथ होता है बट विथ और हाइट नहीं होता है। जब पॉइंट के डेफिनेशन पढ़ते हैं पॉइंट को क्या कहते हैं, डायमेंशनलेस, ना लेंथ ना विथ ना हाइट कुछ भी नहीं होती है, राइट। लेकिन जब पॉइंट चलता है तो पॉइंट के चलने से अभी भी हाइट और विथ तो क्रिएट नहीं होगी, बट क्या क्रिएट होगा, लेंथ।
ठीक है। और पॉइंट के चलने से अगर फिक्स स्लोप पे चलता है, फिक्स स्लोप फिक्स ग्रेडियंट के अलॉन्ग चलता है, तो लाइन का फॉर्मेशन होता है। कोई कहे लाइन को डिफाइन करो, स्ट्रेट लाइन को डिफाइन करो, तो आप कहना कोई भी पॉइंट किसी फिक्स लाइन के अलॉन्ग या किसी फिक्स स्लोप के अलॉन्ग, लाइन तो भी हमें डिफाइन ही करना है, किसी फिक्स स्लोप के अलॉन्ग चले तो उसके चलने से जो पाथ बनता है वही स्ट्रेट लाइन होता है। कोई भी पॉइंट अगर फिक्स स्लोप के अलॉन्ग चले, उसके चलने से जो पाथ बनता है वही स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है। अच्छा, ये पता है यहां पे हिंदी वाली डेफिनेशन बहुत मजेदार है, उसमें बिंदु दीदी का नाम आएगा। पॉइंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? बिंदु। अच्छा, यहां पे पॉइंट चल रहा है, जब पॉइंट चलता है तो पॉइंट के चलने के प्रोसेस को बोलते हैं लोकस ऑफ दैट पॉइंट। लोकस मतलब पॉइंट के चलने से कैसा पाथ बन रहा है। लोकस का हिंदी में मतलब होता है बिंदु पथ। तो पॉइंट के चलने से कैसा पाथ बन रहा है, बिंदु पथ। पॉइंट के चलने से कैसा पाथ बन रहा है, दैट इज लोकस ऑफ दैट पॉइंट। वो लोकस कुछ भी हो सकता है, पैराबोला भी हो सकता है, एलिप्स भी हो सकता है, कुछ भी रैंडम टेढ़ा मेढ़ा कर्व हो सकता है। पॉइंट ऐसे भी चल सकता है, पॉइंट कुछ ऐसे भी चल सकता है, राइट। तो यहां पे एक टर्म मैंने इंट्रोड्यूस किया, लोकस। थोड़ा थोड़ा इसे समझते हैं। लोकस का जो हिंदी मतलब है, इससे काफी बातें ऐसे ही पता चल जाती हैं। बिंदु पथ मतलब पाथ ट्रेस्ड बाय मूविंग पॉइंट। पाथ ट्रेस्ड बाय मूविंग पॉइंट, राइट, दैट इज लोकस। और अगर यही पाथ यही पॉइंट अगर फिक्स स्लोप के अलॉन्ग चले तो उसके चलने से क्या बन जाएगा? स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन भी क्लियर हो गई। यहां लिख लेते हैं, स्ट्रेट लाइन इज लोकस ऑफ ए पॉइंट विच moves along fixed slope, that is gradient. That is gradient. यहां तक का मामला क्लियर है? चलो अब देखो, यहां पे पहले लाइन को डिफाइन कर लेते हैं, फिर दे रहे आएंगे भाई। अब सवाल है लाइन का इक्वेशन कैसे निकाला जाए। अभी मुझे नहीं पता है, वैसे हमने प्लॉट लॉट तो कर लिया कई जगहों पे, बट अभी मान लेते हैं नहीं पता है लाइन का इक्वेशन कैसे आता है। ठीक है, मतलब कैसे होता है, कैसे आता है तो सीखेंगे अब। तो देखो बच्चे, यहां पे जो डेफिनेशन लिखा हुआ है, डेफिनेशन में ऐसा दे रखा है कि पॉइंट फिक्स स्लोप के अलॉन्ग चले। अब स्लोप को फिक्स करने का अर्थ क्या है? या तो लाइन एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है वो दे रखा है, या फिर लाइन पे दो पॉइंट दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? लाइन पे दो पॉइंट। तो अभी मैं मान लेता हूं कि बच्चे लाइन पे दो फिक्स पॉइंट पता है। एक पॉइंट है x1 y1, बोलो बच्चे हाँ या ना। दूसरा पॉइंट है x2 y2। यानी ऐसा देने से क्या फिक्स हो गया? स्लोप। दो पॉइंट पता होने से क्या फिक्स हो गया? स्लोप। अब जिस पॉइंट का लोकस निकालना है, देखो वो पॉइंट चल रहा है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की तरफ चल रहा है। वो पॉइंट है px1 y1, pxy सॉरी, ये वेरिएबल पॉइंट है। कैसा पॉइंट है? वेरिएबल पॉइंट। वेरिएबल पॉइंट। ये दोनों कैसे पॉइंट थे बच्चे? फिक्स पॉइंट, ये दिए गए थे। तो x के बदलने से y कैसे बदलना है? दैट इज लोकस। x और y में संबंध निकालना है, राइट। लोकस का अगर मैं इक्वेशंस में लेके आऊं, इक्वेशंस में मीनिंग क्या है? मतलब x और y कैसे एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं, x और y में क्या संबंध है, दैट इज लोकस। तो बच्चे तीनों पॉइंट हमेशा कोलिनियर होंगे। क्या होंगे? यानी जो PA का स्लोप होगा वो बच्चे किसका स्लोप होना चाहिए? AB का। बोलो बच्चे हाँ या ना। PA का स्लोप यहां पर देखते हैं, तो ये आएगा y1 माइनस y।
अपॉन x1 माइनस एक्स। ए बी का स्लोप होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। जो बुकिस फॉर्मूला किताबों में दिया होता है उसमें y माइनस y1 आता है, राइट। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से आप माइनस कॉमन निकाल लो। तो देखो बच्चे, न्यूमरेटर से माइनस कॉमन निकालते हैं, तो y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई। अब देखो बच्चे, दोनों से माइनस कॉमन निकाला तो प्लस हो जाएगा, यानी y माइनस y1 बराबर, ये वाला फॉर्मूला आपको याद भी होगा ना, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन है। अगर दो फिक्स पॉइंट दे रखे हैं x1 y1 और x2 y2, तो कोई कहे दो फिक्स पॉइंट x1 y1 और x2 y2 को ज्वाइन करने वाली लाइन का इक्वेशन, तो बच्चे ये इक्वेशन होगा, ठीक है। अब सवाल ये, क्या इसी इक्वेशन को किसी और फॉर्म में लिख सकते हो? ऑफ कोर्स। अगर मैं, मेरा मोटिव क्या बच्चे, y और x में रिलेशन निकालना ना, कि कैसे y और x एक दूसरे से रिलेट हो रहे हैं। तो इसी बात को मैं ऐसे भी कह सकता था कि तीनों पॉइंट से जो एरिया ऑफ ट्रायंगल बनेगा वो जीरो होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल में डिटर्मिनेंट जीरो आएगा, तो सब हटा देते हैं, यानी x1 या x y1 x1 y1 1, ये भी लाइन का इक्वेशन है। ये और ये दोनों आइडेंटिकल हैं, यानी इसको खोल के आप ऐसे अरेंज कर सकते हो, बोथ आर आइडेंटिकल। बोलो बच्चे, ये बात समझ आ रही है? तो ऐसे भी लिखा गया तो आप क्या समझ जाएंगे, लाइन का इक्वेशन है जो कि x1 y1 और x2 y2 से पास कर रहा है। ठीक है, यहां तक की कहानी क्लियर हो गई। अब कुछ बातें फील कर लेते हैं। हमने लाइन के इक्वेशन को समझ तो लिया भाई, तो आप लिख लो हेडिंग, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइन, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो फर्स्ट है बच्चे, फर्स्ट है टू पॉइंट फॉर्म, जो कि अभी अभी किया, टू पॉइंट फॉर्म। टू पॉइंट फॉर्म का अर्थ है कि साथी आपको लाइन पे दो पॉइंट्स दिए रहेंगे और उनसे पास करने वाली लाइन का इक्वेशन बतलाना है। यही बात अभी हमने थोड़ी देर पहले समझी थी। टू पॉइंट फॉर्म, इसका इक्वेशन हमने लिख रखा है ऑलरेडी, y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। दिस इज टू पॉइंट फॉर्म। और तुम्हारे पास एक और भी टैक्टिस है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसे, x1 x1 y1 1 x2 y2 1 होल डिटर्मिनेंट इक्वल्स 0। दूसरा फॉर्मेट देखते हैं, टू पॉइंट फॉर्म हो गया। नेक्स्ट, सेकेंड, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, या इससे पहले कर लेते हैं स्लोप पॉइंट फॉर्म, स्लोप एंड पॉइंट फॉर्म। इस दफा क्या दिया हुआ है, एज द नेम सजेस्ट, लाइन का स्लोप पता है, लाइन का स्लोप पता है। क्या पता बच्चे? स्लोप। लाइन का स्लोप m दिया गया है। पॉइंट, लाइन पे एक फिक्स पॉइंट पता है x1 y1, ये फिक्स पॉइंट पता है, दिस इज फिक्स पॉइंट।
और तुम्हें इक्वेशन लिखना है। बोलो भाई लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए हमें एक वेरिएबल पॉइंट चाहिए, तो वेरिएबल पॉइंट को मैं पी एक्स कॉमा वाई मान लेता हूं। बोलो बच्चे हाँ या ना? उसमें क्यों नहीं लगे, इसका इक्वेशन डेराइव कर लिया था, एक्स कॉमा वाई मान लेते हैं। अच्छा आप ये बताओ, जो इस पी ए, अगर इस पॉइंट का नाम ए रखूं, जो पी ए का स्लोप होगा किसके बराबर होगा? एम के बराबर। तो यानी आप बच्चे क्या लिखेंगे? वाई माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन बराबर एम। तो यहां पे आ जाएगा y माइनस वाई वन बराबर m इंटू, ये पॉइंट स्लोप फॉर्म में लाइन का इक्वेशन हो गया, या स्लोप पॉइंट फॉर्म या पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है भाई, यहां तक की बात क्लियर हो गई? यहां पे m दिया हुआ है, वहां m नहीं दिया था, 2 पॉइंट दिए थे। या यहां पे क्या दिया हुआ है कि लाइन कितना एंगल बना रही है, अगर एंगल पता है तो tan पता चल जाएगा, उसमें 2 पॉइंट केवल पता है। ठीक है, यहां तक का मामला चले। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट बच्चा लिखो, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। यहां बच्चे स्लोप पता होता है, और इंटरसेप्ट की बात करें तो आपको वाई इंटरसेप्ट दिया होता है। बोलो सर एक्स क्यों नहीं दिया होता है? एक्स दिया होगा तो भी काम कर लेंगे, हमें मैकेनिज्म पता होना चाहिए कैसे इक्वेशन डिराइव करते हैं, राइट? तो देखो आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी बच्चे। वाई एक्स एक्सिस आपने ले ली, लाइन वाई एक्सिस पे कितने यूनिट का इंटरसेप्ट कट कर रही है ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है सी, दिस इज गिवन टू यू। तो इसका अर्थ हुआ कि तुम्हें ये पॉइंट पता है 0,c। बोलो बच्चे हाँ या ना? और स्लोप दिया हुआ है, लाइन का स्लोप m है, इसलिए बोलेगा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अच्छा अगर ये y इंटरसेप्ट दिया गया तो आप एक पॉइंट ढूंढ लेंगे, जैसे यहां पे ढूंढ लिया 0,c, और स्लोप पता है पॉइंट इंटरसेप्ट वाला, सॉरी पॉइंट स्लोप वाला फॉर्मेट आप यूज कर लो। तो इक्वेशन क्या होगा बच्चे? y बराबर, सॉरी y माइनस वाई वन कहे तो y माइनस c बराबर m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, एक्स वन 0 है, तो यहां से y बराबर आ गया mx प्लस c। इसको बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर किसी भी लाइन को इस फॉर्म में लिखा जाए तो आप इससे 2 बातें निकाल पाएंगे। एक जो x का कोफिशिएंट है वो क्या होगा? स्लोप, जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं, और जो अकेले बच रहा है दैट इज y इंटरसेप्ट। इसलिए इसका एक और नाम है, इसको लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अगला पॉइंट देखते हैं, फोर्थ का नाम है इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म एज द नेम सजेस्ट, यहां पे तुम्हें दोनों इंटरसेप्ट पता होंगे, एक्स और वाई इंटरसेप्ट। यहां पे बच्चे तुम्हें दोनों इंटरसेप्ट पता होंगे, एक्स और वाई इंटरसेप्ट। लाइन ऐसे पास कर रही है, देखो एक्स एक्सिस को ए पॉइंट पे कट कर रही है, एक्स इंटरसेप्ट इज गिवन टू यू, दिस इज वाई इंटरसेप्ट। यहां पे जो लिखा हुआ क्या था? वाई। तो यहां पे एक्स इंटरसेप्ट पता है, एक्स इंटरसेप्ट, और एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू ए है, तो यानी ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा a,0। ऐसे तुम्हें वाई इंटरसेप्ट दिया गया है, वाई इंटरसेप्ट जो है
वो बी है तो ये पॉइंट हो जाएगा 0, अब आपके पास दो पॉइंट अवेलेबल हैं तो आप लाइन लिख सकते हैं, दो पॉइंट से आप एक फिक्स स्ट्रेट लाइन बना सकते हो। ये बात समझ आ रही भाई? दो पॉइंट से बच्चे आप फिक्स लाइन बना सकते हो, दो पॉइंट आपको पता है, आप इक्वेशन डेराइव करना दो पॉइंट फॉर्म वाले से, तो x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1। ध्यान रखना ये भी काफी एक ब्यूटीफुल फॉर्मेट है। अगर किसी भी लाइन को आप इस फॉर्मेट में लिखते हैं, जो x के डिनोमिनेटर में आएगा दैट विल बी x इंटरसेप्ट, और जो y के डिनोमिनेटर में आएगा दैट विल बी y इंटरसेप्ट, राइट? तो यानी ये वाली क्वांटिटी x इंटरसेप्ट कहलाती है, और ये वाली बात भाई जो ये वाली क्वांटिटी है ये y इंटरसेप्ट है। ये y इंटरसेप्ट है। नहीं, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट एक फॉर्म बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लिखो जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। 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 तो ये बात वैसे आप क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं, तो इसके बारे में बहुत डेप्थ में नहीं चल रहा हूं, ठीक है? तो जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। आप इसको ऊपर वाले किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, राइट? दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। जहां पे एबीसी कांस्टेंट है। अब देखो यहां से अपनी गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। मैं कहता हूं इसी स्ट्रेट लाइन को मुझे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में बदलना है। किस में बदलना है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, यानी y बराबर mx प्लस सी के फॉर्म में लिखना है। तो आप बाकियों को राइट साइड भेज दो, तो बच्चे बी वाई बराबर हो जाएगा माइनस ए एक्स माइनस सी। अब आप बी से डिवाइड कर दो, तो y बराबर आएगा माइनस ए अपॉन बी एक्स माइनस सी अपॉन बी। अब जो x का कोफिशिएंट है दैट इज स्लोप। तो आप देख सकते किसी भी जनरल इक्वेशन वाली लाइन को अगर आप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में बदलते हैं, स्लोप आप सीधे निकाल पा रहे हैं। वैसे भी आप यहां से ये बात फील कर पा रहे हैं किसी भी ऐसी लाइन का स्लोप क्या होता है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई। माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ, बोलो बच्चे हां या ना? दैट इज माइनस ए अपॉन बी। अच्छा, अब इसको मैंने किस में कन्वर्ट कर लिया? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। अब इसको मैं कन्वर्ट करना चाहता हूं इंटरसेप्ट फॉर्म में। चलो भाई इस जनरल इक्वेशन को इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखते हैं। इंटरसेप्ट फॉर्म, तो यानी इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखने के लिए आप इसको ऐसे करेंगे, ए एक्स प्लस बी वाई बराबर माइनस सी। इंटरसेप्ट फॉर्म देखो एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1 लिखा हुआ है। आप उसी फॉर्म में लिखोगे इसे, तो यानी ए एक्स अपॉन माइनस सी, बीच में प्लस साइन ही रखना है, बी वाई अपॉन माइनस सी बराबर 1, राइट साइड में 1 आना चाहिए। यानी ये आपका बन जाएगा एक्स अपॉन माइनस सी डिवाइडेड बाई ए प्लस वाई अपॉन माइनस सी डिवाइडेड बाई बी, दैट विल बी इक्वल टू 1। सो नाउ यू कैन सी कि भाई जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को जब इंटरसेप्ट फॉर्म में बदला तो एक्स अपॉन जो आया दैट इज एक्स इंटरसेप्ट, और ये वाली क्वांटिटी क्या बच्चे? वाई इंटरसेप्ट। इतनी बात आप लिख लो। चलो एक फॉर्म बचता है उसको भी कवर ही कर लेते हैं, फिर आगे चलेंगे, तब एक साथ ही सवाल करेंगे उन पे।
फास्ट, जल्दी पूरी बात करो भाई, जल्दी। यहां तक का मामला बिल्कुल चिल है ना, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? नेक्स्ट और ये आखिरी फॉर्मेट है, लिखो नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है, नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म देखो बच्चे, इस दफा तुम्हें क्या दिया गया है, दो बातें बताई गई हैं। स्ट्रेट लाइन, कोई भी स्ट्रेट लाइन एल है, और यह बात दी गई इस स्ट्रेट लाइन की ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर दूरी है, सॉरी, वो सपोज पी है, और ये एक्स एक्सिस से ए पे मीट करती, वाई से बी पे। दिया क्या गया है, ओरिजिन से लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये दिया हुआ है, गिवन परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम 0 0, दैट इज पी, ये दिया गया है। एक और बात दी गई है, जो ये परपेंडिकुलर है, ये एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से अल्फा एंगल बना रही है, यानी नॉर्मल ऑफ द लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से कितना एंगल बना रहे हैं, अल्फा। ये बात दे रखी है। अब इस लाइन का इक्वेशन लिखना है, तो गौर करना बच्चे, आपके पास ओ एम एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट। आप इसमें ओ ए का लेंथ निकालो, तो ओ ए अपॉन पी, ओ ए का मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस क्या होता है, सीकेंट थीटा, सीकेंट अल्फा होगा, यानी ओ ए कितना आएगा, पी सीकेंट अल्फा, कितना आएगा। ऐसे ही ओबी क्या होगा, पी कोसेक अल्फा। सिमिलरली ओबी क्या होगा बच्चे, पी कोसेक अल्फा। अब तो तुम्हें एक्स और वाई इंटरसेप्ट मिल गए, क्या मिल गए, एक्स और वाई इंटरसेप्ट। तो लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा बच्चे, एक्स अपॉन पी सीकेंट अल्फा प्लस वाई अपॉन पी कोसेक अल्फा इक्वल टू 1। पी को राइट साइड में भेज दो, और 1 अपॉन सेकेंड कितना होता है, कॉस अल्फा। तो एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा बराबर पी, जहां पे पी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम द ओरिजिन है। गौर करना, जब भी तुम ये वाला फॉर्मेट, नॉर्मल फॉर्मेट लिखते हो, मेक श्योर योर राइट हैंड साइड शुड बी पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि राइट हैंड साइड लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द क्या बताता है, ओरिजिन। तो राइट हैंड साइड शुड बी पॉजिटिव। क्यों, बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स perpendicular distance of line from origin हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस क्या होता है, ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस होता है, ऐसे मत करो मालिक, तो उसका उल्टा सेकंड होगा ना। यहां तक की बात बिल्कुल क्लियर हो गई, कोई समस्या?
अच्छा, अब सवाल यह है कि जो जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, उसको नॉर्मल फॉर्म में कैसे बदला जाए? कोई बदल सकता है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो को नॉर्मल फॉर्म में कैसे बदला जाए? कोई बदल सकता है? ऐसा कुछ भी नहीं है, ए को कॉस अल्फा, दोनों अलग अलग चीज। वहां पे जो अल्फा है, ये सब बातों का ख्याल रखना पड़ेगा कि नॉर्मल जो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल बना रहा है वो अल्फा है। एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा में ये अल्फा स्लोप वाला एंगल नहीं है, ये सब मत कर देना। ये अल्फा कौन सा एंगल है? एंगल मेड बाय नॉर्मल विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, राइट? बताओ भाई इसको कैसे कन्वर्ट किया जाए? चलो मेरे साथ साथ करो। अब इसको नॉर्मल फॉर्म में बदलना है। अच्छा, नॉर्मल फॉर्म में बदलने से मुझे एक बात तुरंत मिल जाएगी कि किसी भी लाइन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होता है, उसका फॉर्मूला मिल जाएगा आज इस कन्वर्जन के बाद। तो चलो भाई, सबसे पहले मुझे पता है जो भी स्ट्रेट लाइन होगी, गौर करना बच्चे, जो भी स्ट्रेट लाइन होगी, अगर मैं इंटरसेप्ट फॉर्म इसको लिख दूं, इसको अगर मैं इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख दूं, तो इंटरसेप्ट फॉर्म से हमें पी सेकेंड अल्फा और पी कोसेक अल्फा मिल जाएगी, राइट? कोई दिक्कत तो नहीं भाई? पी सेकेंड अल्फा और क्या मिल जाएगा? पी कोसेक अल्फा। अगर मैं इस लाइन को इंटरसेप्ट फॉर्म में बदल दूं तो इस लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म ये है, और जब लाइन नॉर्मल फॉर्म में तुमने बनाया था तब इंटरसेप्ट फॉर्म ये था। बोलो हां या ना? इससे तुम्हें पी सेकेंड अल्फा की वैल्यू माइनस सी अपॉन ए मिल जाएगी, राइट? तो तुम्हें यहां से कॉस मतलब जो भी है उन सब की वैल्यू खैर पहले से पता थी, लेकिन अब तुम्हें क्या करना, लाइन को नॉर्मल फॉर्म में लिखना था, यानी एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी वाले फॉर्मेट में। तो तुम्हें यहां से पी और कॉस अल्फा साइन अल्फा सबकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले क्या निकाला जाए भाई? पहले पी निकाल लेते हैं। तो पी कैसे निकालेंगे? गौर करना, देखो मैं पी ए का माइनस अपॉन सी अगर इसका स्क्वायर कर दूं प्लस पी बी अपॉन सी माइनस अगर इसका स्क्वायर कर दूं तो ये क्वांटिटी एक आएगी, यानी मुझे यहां से पी स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बट पी पॉजिटिव है, ये कैसे लिखा? कॉस को इधर करके इधर से मल्टीप्लाई वगैरह कर लो, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो पी तुम्हें पॉजिटिव रखना है, तो देखो जब पी क्या आएगा, सी का मॉड्यूलस अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई समस्या? पी आ गया। दीदी मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ट्रिग्नोमेट्री किया, आप लोग प्रैक्टिस करो। इसको इधर भेजो। तो कॉस अल्फा कितना होगा? माइनस ए पी अपॉन सी, और साइन अल्फा कितना होगा? माइनस बी पी अपॉन सी। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक होता, वो लिख दिया है, ठीक है? तो देखो समझना बहुत आसान हो गया है। अब मैं आपको समझा देता हूं क्या करना है आपको। गौर करना बच्चे, क्या करना है, देखो स्टेप क्या है। अब आप इस लाइन को नॉर्मल फॉर्म में बदलना चाहते थे, आपको P मिल चुका है, परपेंडिकुलर दूरी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की ओरिजिन से परपेंडिकुलर दूरी का यह फॉर्मूला है, मॉड्यूलस सी अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे, एक जुगाड़ लगाएंगे, सी को राइट साइड में भेज दो, तो ये ए एक्स प्लस बी वाई बराबर माइनस सी होगा। आपको नहीं पता सी का साइन क्या है, मैं अभी मान लेता हूं यहां पे जो सी लिखा गया मैं मान लेता हूं ये पॉजिटिव है। जब राइट साइड में भेज रहे हो तो आप ये मान लेना सी आपको पॉजिटिव रखना ही है, राइट हैंड साइड को पॉजिटिव रखना ही है जब आप नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्जन करेंगे। तो माइनस को इधर भेज देता हूं। ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि मैंने शुरू में ही मान लिया था सी पॉजिटिव है। अगर सी निगेटिव होता, अगर सी क्या होता, तो यहां पे माइनस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं थी, ऑलरेडी आपने इसको पॉजिटिव बना दिया माइनस रख के। कोई दिक्कत तो नहीं भाई?
तो बच्चे ये सी आपने क्या मान रखा है, तुमने लेट कर लिया, लेट सी इज पॉजिटिव। अब दोनों तरफ रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवीजन कर दो, कोई समस्या? ए अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस बी अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई बराबर सी अपॉन, क्योंकि तुमने सी को पॉजिटिव माना तो मॉड का कोई अर्थ नहीं रहेगा, समझ गए ना? दिस इज नॉर्मल फॉर्म। अगर आप इस लाइन, किसी भी लाइन को अगर आप नॉर्मल फॉर्म में तब्दील करते हैं, बदलते हैं, तो व्हाट यू हैव टू डू, जो भी एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स हैं उनका स्क्वायर करना है, उनका रूट लेना, दोनों तरफ से डिवाइड कर देना है। यह सीधा प्रोसेस है, समझ गए? तो बच्चे अगर अब आप कंपेयर करते हैं इसको एक्स कॉस एल्फा प्लस वाई साइन एल्फा बराबर पी से, तो कॉस एल्फा भी तुम्हें मिल गया, साइन एल्फा भी तुम्हें मिल गया और पी भी तुम्हें मिल गया। बट गौर करना, तुमने अपने केस में सी को पॉजिटिव किया था, बनाया था। तो बच्चे नॉर्मल फॉर्म में बदलने के बाद कॉस एल्फा तुम्हें मिल गया माइनस ए अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, साइन एल्फा तुम्हें मिल गया माइनस बी अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और पी तुम्हें मिल गया सी अपॉन, गौर करना हमने सी को पॉजिटिव किया तभी ये पी पॉजिटिव रह पाएगा, दिस। इतनी बात अच्छा समझ आ गई? तो ये तो भाई सब लाइन के बेसिक फॉर्मेट्स हो गए। अब हमको सवाल कर लेते हैं फटाफट। यहां तक की बातें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है? नोट कर लिया था? तब उनसे नोट करना भाई, तुम जल्दी जल्दी करो लाल, ऐसे तुम बताओ सोने लगते हो। ट्रेन की याद आ रही तुम्हें? लिखो पहला सवाल, व्हाट विल बी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन passing through 1, 2 and पहला पार्ट cuts equal intercept on the axes, एक्सेस ऐसा लिखेंगे AXES। दूसरा पार्ट इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सेस, इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सेस। देखो दो बातें हैं, इक्वल इंटरसेप्ट, गौर करना। इक्वल इंटरसेप्ट वर्ड का अर्थ यह है, आपके पास जो लाइन है वो ऐसे कुछ पास करे, जो एक्स इंटरसेप्ट है बच्चे वही वाई इंटरसेप्ट हो जाए, यानी ये ए वाला ए था तो ये भी ए हो जाए, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर ऐसा होगा तो ये एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 135 डिग्री। जब आप स्लोप की बात करते हो आप ऐसा एंगल मेजर नहीं करेंगे, ये वाला एंगल मेजर करेंगे, राइट? तो इस लाइन का स्लोप कितना आएगा tan 135 डिग्री, जो कि -1 होता है। बोलो अच्छा इक्वल इंटरसेप्ट में और क्या पॉसिबिलिटी है? ये बात किसकी कर रहे हैं? इक्वल इंटरसेप्ट की। और पॉसिबिलिटी देखते हैं। तो बच्चे इक्वल इंटरसेप्ट में, अच्छा क्या ये वाला इक्वल इंटरसेप्ट होगा? आंसर है बिल्कुल नहीं। बोलो नहीं सर मैं इसको ए कर देता हूं और इसको भी ए कर देता हूं, दिक्कत क्या है? दिक्कत, जब इक्वल इंटरसेप्ट की बात करते हैं उसमें साइन भी इन्वॉल्व होता है।
यहां पे ए पॉजिटिव है, यहां पे ए निगेटिव, यहां दोनों ए का साइन सेम था. दिस इज नॉट इक्वल इंटरसेप्ट. राइट, इसमें बहुत गलती हो जाती है. अगली पॉसिबिलिटी इक्वल इंटरसेप्ट की ये हो सकती है कि भाई लाइन इधर आ जाए, यहां पे दोनों एक साथ निगेटिव हो जाएं, बिल्कुल हो सकता है, ये भी इक्वल इंटरसेप्ट है. तो ये दोनों लाइंस पैरेलल हो जाएंगी, जो पहले वाले केस में और जो यहां पे है. यानी अगर ये एंगल 45 है तो ये वाला कितना होगा फिर से 135, यानी स्लोप अगेन कितना आएगा -1. यानी ये बात तो क्रिस्टल क्लियर हो गई. इन केस ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट जो भी स्लोप होगा हमेशा क्या होगा -1. इन केस ऑफ इक्वल इंटर, ये बात आपको आगे याद रखनी है. इन केस ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट स्लोप विल बी -1. स्लोप हमेशा -1 के बराबर रहेगा. तो इक्वेशन ऑफ लाइन लिखना बहुत प्यार से लिख पाएंगे. पॉइंट पता है, स्लोप पता चल चुका है. तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, y माइनस y1. आप पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करिए, -1x -1, यानी y माइनस 2 इक्वल टू -x प्लस 1. तो y बराबर -x प्लस 3. ठीक है. अब है इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सिस. इक्वल इंक्लिनेशन मतलब जितना x से एंगल बना रहा है उतना y से बनाए. यहां पे देखो बच्चा, आप इक्वल इंक्लिनेशन वाली बात है, ये 45, ये भी 45 ही होगा क्योंकि दोनों साइड बराबर है और किसी भी ट्राइंगल में इक्वल साइड के अपोजिट वाले एंगल्स बराबर होते हैं. तो इक्वली इंक्लाइंड वाला केस है. इक्वल इंक्लाइंड मतलब क्या होता है, जितना x से एंगल बनाए उतना y से. यहां पे देखते हैं, यहां भी ये 45 और ये 45 होगा, ये भी इक्वली इंक्लाइंड का केस है. ऐसे आप इधर से लाइन बनाते, ये भी इक्वली इंक्लाइंड का केस होता. दोनों एंगल को बराबर करना है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है. यानी इस दफा स्लोप क्या हो जाएगा, -1 भी होता है, +1 भी हो सकता है. जब आप इक्वली इंक्लाइंड की बात करेंगे स्लोप क्या हो सकता है, +1 और -1. कंफ्यूज हो गई दीदी हमारी. ये देखो, ये भाई 45 डिग्री है, 135, स्लोप कितना आएगा -1. इक्वली इंक्लाइंड का अर्थ क्या होता है, x और y से बराबर एंगल. कंफ्यूजन हो रहा है अभी, क्या कंफ्यूजन है बताओ. क्यों नहीं होना चाहिए, उसका तर्क दे दो. -1 किस वजह से हुआ, ये 45 डिग्री दीदी एंगल. ठीक है, दोबारा देख लो, बता देता हूं. जब आप इक्वल इंक्लाइंड की बात करते हैं, दोबारा एक डायग्राम में बना देता हूं, तो आप x और y से एंगल मेजर करते हैं. यानी ये और ये एंगल बराबर होने चाहिए, दोनों बराबर होने चाहिए. तो आप निकालेंगे 45 डिग्री आएगा निकल के. बोले सर ये समझ नहीं आ रहा, 45 कैसे आएगा, ये बात है ना. कैसे 45 होगा, x प्लस 90 180 हो जाएगा. x निकालेंगे 45 आएगा, इसका tan निकालो तो +1 आ जाएगा. यानी जब भी आपसे कोई इक्वल इंक्लाइंड की बात करता है, स्लोप की दो पॉसिबिलिटीज हैं, स्लोप कैन बी +1, स्लोप कैन बी -1. तो इस केस में बच्चे स्लोप की दो पॉसिबिलिटी है, मतलब यहां पे दो लाइंस आने वाली हैं. ठीक है, तो इस केस में जब बच्चे हम लाइन का इक्वेशन लिखेंगे तो आप स्लोप की दोनों वैल्यू लेके चलेंगे. यानी आप क्या लिखेंगे, y माइनस 2 इक्वल टू +-1 x -1. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. अगला सवाल लिखो. फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच कट्स इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस. विच कट्स इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस.
which cuts equal intercept on the axes. Which cuts equal intercept on the axes. And if radius of external circle with respect to longest side of triangle formed by line and coordinate axes, with respect to longest side of the triangle formed by straight line and coordinate axes is 6, then what will be possible equation of straight line? Is 6, then what will be possible equation of straight line? गौर करना बच्चे, ऐसा कह रहे हैं एक स्ट्रेट लाइन है जो कि कोऑर्डिनेट एक्सिस पे बराबर इंटरसेप्ट काट रही है, एक स्ट्रेट लाइन है जो कि कोऑर्डिनेट एक्सिस पे बराबर यूनिट का इंटरसेप्ट काट रही है. तो मैं स्ट्रेट लाइन यहां बना देता हूं, बराबर इंटरसेप्ट है, इसको मैं ए और ए मान लेता हूं बच्चे. और ये जो ट्रायंगल बन रहा है इसी ट्रायंगल के एक्सटर्नल सर्कल की बात करी जा रही, लेकिन लॉन्गेस्ट साइड के अपोजिट, यानी इधर से. समझ गए ना, ये इधर से. बोलो भाई सबको ये बात समझ आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है. और इसका जो रेडियस है मेरे बच्चे, इस सर्कल का रेडियस कितना दे रखा है, 6. ये रेडियस 6 गिवन है. ठीक है. अच्छा, अगर ये ए तो ए बी का लेंथ कितना होगा बच्चे, √2a. बोलो भाई ये बात समझ आ रही है, ए बी √2a होगा. इस ट्रायंगल का सेमी पेरीमीटर कितना होगा, a प्लस √2a डिवाइडेड बाई 2. इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हाफ a इंटू ए. ये सब क्यों कर रहे हैं आपको ये बात पता होनी चाहिए, क्योंकि R1 का फॉर्मूला यूज करेंगे. तो यानी R1 का फॉर्मूला होता है डेल्टा अपॉन s माइनस ए, और R1 तुम्हें दे रखा है 6 के बराबर. डेल्टा हाफ ए स्क्वायर आया, s माइनस ए में करने चल रहा हूं, s अपने को पता है, a प्लस ए कहे तो 2a प्लस √2a अपॉन 2 माइनस ए लिखा हुआ है. राइट, आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो a स्क्वायर अपॉन 2a कट जाएगा, यहां पे √2a 2 कट जाएगा. a कट गया बच्चे, तो a की वैल्यू कितनी आएगी, 6√2. a की वैल्यू 6√2 आई. इसमें एक बहुत छोटी सी गलती है, मुझे इस पूरे फॉर्मूले में a का साइन नहीं पता था. क्या नहीं पता था, इसलिए मुझे यहां पे मॉड्यूलस लगा के चलना चाहिए था. बोलो बच्चे हाँ या ना, यहां मॉड्यूलस लगा के चलना चाहिए था, तो यहां से a की वैल्यू प्लस माइनस 6√2 आती, यानी तुम्हें इंटरसेप्ट की वैल्यू मिल गई. अब इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, मिल जाएगा ना. इक्वेशन ऑफ लाइन तो आसानी है भाई, x अपॉन ए, बी की वैल्यू भी ए ही है. समझ गए बच्चे, इक्वल टू 1, यानी x प्लस वाई बराबर प्लस माइनस 6√2 हो जाएगा. दिस विल बी योर फाइनल आंसर. कोई दिक्कत नहीं. एक और सवाल कर लेते हैं. इन पे बहुत सारे बेसिक सवाल मैं दे दूंगा, मतलब वो आप प्रैक्टिस कर लेना, कोई उसको बहुत समय तो यहां पे नहीं देने वाले क्लास में ही. वहां मॉड्यूल में दिया भाई साहब, खुद ढूंढ के करोगे ना. इनको देख लो, मास्टर फोटो खींचे सेंड करे, तब ये करके ले आएंगे भैया राजा भवन के. पहले मॉड्यूल कर लो मालिक, तभी आगे करने. हमने आपको पहचान लिया है, आप लोगों को काम के नाम पे आप लोग पता क्लास भी गोल मार सकते हो, मैं जानता हूं. बिंदु दीदी बोलेंगे बस ही छूट गई, क्या कर लोगे बताओ.
तुम बोलते हो बहुत सवेरे बुला लेते हैं, ऑटो नहीं मिलती, तुम ही बोल लेते कुछ दिन पहले। हाँ ये हुई बात, अब तुमने हमारी बात मान ली। एक और सवाल करो, लिखो कन्वर्ट, ऐसे देखो, बाई कन्वर्टिंग गिवन इक्वेशन इन द नॉर्मल फॉर्म, बाई कन्वर्टिंग गिवन इक्वेशन इन द नॉर्मल फॉर्म ऑब्टेन perpendicular distance of line from the origin, perpendicular distance of line from the origin, also obtain angle made by normal with respect to positive direction of x axis, angle made by normal with respect to positive direction of x axis। कहने का अर्थ क्या है बच्चे? हाँ क्या यहां तक लिखा बताओ? एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो देखो अच्छा इक्वेशन क्या है? 2x माइनस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0। गौर करना ये दिया हुआ है तो आप ऐसे लिख लो 2x, मैंने क्या कहा था राइट हैंड साइड पहले क्या करना है? पॉजिटिव कर लिया, पॉजिटिव, फिर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करना है। यहां पे ए की वैल्यू कितनी बच्चे? +2, बी की वैल्यू कितनी है? -3, तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आएगा? अंडर रूट 4 + 9 यानी अंडर रूट 13, दोनों तरफ अंडर रूट 13 से डिवीजन कर दो, प्लस -3 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 13। अब x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p का फॉर्मेट बन गया ना? तो बोलो बच्चे cos अल्फा कितना है? sin अल्फा कितना है? -3/√13। बोलो हाँ या ना? और p की वैल्यू कितनी आ गई? यही p क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम द ओरिजिन। कोई दिक्कत तो नहीं है? इन दोनों को डिवाइड कर दो, तुम्हें tan अल्फा मिल जाएगा, -3/2 हो जाएगा। तो अल्फा कितना आएगा बच्चे? tan इनवर्स -3 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा ऐसा लिखने के बाद अगर मैं अल्फा की बात करूं, क्योंकि गौर करना साइन अल्फा निगेटिव है बट कॉस अल्फा पॉजिटिव है, और tan अल्फा क्या आ रहा है? निगेटिव। कौन से क्वाड्रेंट में गया होगा ये? 4th। साइन निगेटिव कॉस पॉजिटिव, साइन निगेटिव कॉस पॉजिटिव, 4th, राइट। तो अगर मैं इस लाइन को बनाता, देखो ड्राइंग भी कर लेता तो ऐसे नजर आता। गौर करना बच्चे, ये ऐसे लाइन बनती, ये इसका नॉर्मल था, और नॉर्मल ने एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से ये एंगल बनाया। ये कौन सा एंगल है? ये वाला। या ऐसे लिख लेते हैं, 2 पाई में से घटा लेते हैं। बोलो बच्चे हाँ या ना? 2 पाई में से ये एंगल घटा लेते हैं, tan इनवर्स 3/2 होगा ये। कोई दिक्कत तो नहीं है? या आप चुपचाप tan इनवर्स -3/2 लिख लीजिए। दोनों बातें आप कर सकते हैं। 2 पाई में से इधर वाला एंगल घटा दो तो ये मिल जाएगा, पूरा 360 है, इतना निकाल दो, और यही आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो आज के लिए इतने रखते हैं।